CH11 पछताने से क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे। सुबह का वक्त। सान्वी आज जल्दी उठ गई थी। रोज की तरह आज बहुत ज़्यादा देर से सोई नहीं। आज उसकी आंख जल्द ही खुल चुकी थी। उसने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी ट्यूशन जाने के लिए घर से चली जाती है। जब वो रास्ते में आए तब उसने मंदिरा, राय और बाकी सबको एक साथ खड़े हुए देखती है। सब उसी का वेट कर रहे थे। ट्यूशन में जाकर जब उसने देखा अभी तक सर नहीं आए थे तो उसने रूम से निकलते हुए अविनाश के घर के अंदर चली गई। अविनाश फ्रेश होने के लिए गया था, इसलिए उन्हें लगने लगा सान्वी नहीं आई होगी और वो ट्यूशन स्टार्ट करते हुए बाकी सबके होमवर्क देखने लगा। दूसरी तरफ जब सान्वी अविनाश के घर में गई तब तुलिका जी, अविनाश की मम्मी, घर की काम में बिजी थी। उन्होंने सान्वी को देखते हुए कहा, कैसी हो? तुम तो आती ही नहीं हो इधर, कभी नानी को भी याद कर लिया करो। सान्वी जवाब देते हुए कहने लगी, ठीक हूँ, और आप कैसे? आती तो हूँ नानी, पर मामू की वजह से इधर नहीं आ पाती हूँ। आप तो जानती ही होगी कितना डांटते रहते हैं हर पल, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। हो, हाँ, सब जानती हूँ। सामने बोर्ड परीक्षा है, ती पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही है, कुछ गलती ना करो, इसीलिए डांटता है, तुलिका जी हंसते हुए कहती हैं। तुलिका जी की बात को सुनने के बाद सान्वी ने अपना मुंह बना लिया। अचानक उसकी नज़र सामने चल रही टीवी पर पड़ी जो उस वक्त ऑन था। टीवी पर उस वक्त एक सीरियल आ रही थी। सान्वी को शुरू से ही टीवी देखने में शौकीन थी। उसने जल्दी से टीवी की ओर भागते हुए बोली, नानी, मेरी फेवरेट सीरियल, और टीवी देखने बैठ गई। तुलिका जी अपने काम में बिजी हो गई थी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उन्हें याद आया कि उन्होंने टीवी को ऑन करके काम में बिजी हो गई थी तब वो बंद करने के लिए रूम में जाती है तो वह आश्चर्यचकित हो गई। सान्वी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने में बिजी थी। करीब 20 मिनट हो चुकी थी, उसे याद ही नहीं कि उसे ट्यूशन में इस वक्त होना चाहिए था। ये सब देखकर तुलिका जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सान्वी, तुम्हें पढ़ने जाना है, अविनाश कब का जा चुका है, उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में सान्वी से कहती हैं। अविनाश का नाम सुनते ही उसकी सिट्टी पिटी गुल हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, क्या कब? आधा घंटा बीत चुकी है, तुलिका जी ने कहा। तुलिका जी की बात सुनते हुए वो दौड़ने लगी ट्यूशन के अंदर। जब हाफते हुए सान्वी ट्यूशन हॉल के अंदर पहुंची तब अविनाश मैथमेटिक्स के इक्वेशन सॉल्व करने में बिजी था। किसी के पैरों की आवाज़ जब उसके कानों में गया तब उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। सान्वी अपने सांसों को काबू करने में लगी हुई थी। कहा गई थी, एक गुस्से से भरी आवाज़ हॉल में गूंज उठी। जब सान्वी ने अविनाश के गुस्से से भरा हुआ सवाल सुनी तो वो अंदर से और डर गई। अपने होंठों को ऊपर की ओर मुड़ते हुए उसने मन ही मन प्रे किया। अपनी लड़खड़ाती जुबान में उसने जवाब दिया, वह मैं वो नानी के पास गई थी। इतनी देर क्या कर रही थी? अविनाश ने सवाल उसके सवाल को सुन के बहसोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा, अगर झूठ कही तो सच कुछ टाइम बाद पता लगा हिलेंगे और सच कहा तो बहुत डांट पड़ेगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, वह नानी के पास जब मैं गई तब टीवी ऑन था, इसलिए थोड़ा टीवी देख रही थी। पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा बीत गया। उसके बाद को बीच में काटते हुए अविनाश ने अपने सर्द आवाज में कहा। सान्वी ने शर्म से अपनी सिर को नीचे झुका लिया। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी, गधी, क्या जरूरत थी टीवी देखने की? अब पूरे ट्यूशन के सामने बात सुनो। मंदिरा, राय, इंद, रानी, रिंकू, सुमित और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सान्वी के साथ पढ़ते थे सब अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके तरफ देखने लगे। अविनाश ने सान्वी के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट किया और तंज कसते हुए कहा, इतना जल्दी क्यों आई? 1 घंटा बाद ही आ जाती। उसके बातों का मतलब समझते हुए सान्वी ने अपनी गर्दन और नीचे झुका लिया। उसे गड्ढे में समा जाने का मन हुआ। अगर उसे सच में पता चलता कि टीवी देखने की वजह से पूरे ट्यूशन के सामने उसे इतना कुछ सुनने को मिलेगा तो शायद वो टीवी देखना ही छोड़ देती। पर अब पछताने से क्या हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अविनाश अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारे दहेज में कम से कम 50 से ज़्यादा टीवी देना होगा। उसके कहने का क्या ही अर्थ है? ये सोचते हुए सान्वी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाती हुई उसके तरारू देखने लगी। अविनाश ने जब सान्वी को उसके तरारू देखते हुए देखा तो वो वापस कहने लगा, देखो, मेरा कहना ये है, जब तुम रूम में रहोगी वहां पर एक टीवी, बाथरूम में एक, किचन में एक, बालकनी में एक, छत पे एक, बाहर गार्डन में एक, डाइनिंग हॉल में एक, लिविंग हॉल में एक। ऐसे ही उसने अपना हिसाब सुनाने लगा। अविनाश के बातों को सुनते हुए सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। मंदिरा और राय भी चुप नहीं रह पाए और हो करके हंस पड़े। सान्वी, जिसके मुंह से अभी तक एक भी लफ्ज नहीं निकाल पाई थी, गुस्से भरी नजरों से मंदिरा और राय को घूरने लगी। जब मंदिरा और राय ने सान्वी के गुस्से भरी नजरों को देखा तो वो चुप हो गए।
अविनाश ने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और थोड़ा ऊंचा आवाज में बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये लास्ट वार्निंग है, अब से तुम ट्यूशन आने के बाद कहीं नहीं जाओगी। सान्वी ने अपने सर को हिला दिया। अविनाश ने राई और मंदिरा की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने भी मुझसे सच छुपाना चाहा, पर मुझे पता चल गया। बहुत अच्छे दोस्ती निभा रहे हो, झूठ बोलना भी सीख रहे हो। अविनाश के बातों को सुनकर मंदिरा और राई ने अपने गले का चूक गटकते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और अपने होंठों को सील लिया। सान्वी अभी तक एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। अविनाश ने सबको शांत करके अब सान्वी को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। सान्वी ने अभी तक अपनी सिर को झुकाकर ही रखी हुई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी की ओर देखने की। आज जो कुछ भी बीत चुका था उसे याद करते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस लेकर पढ़ाई की ओर ध्यान लगाने लगी। क्या होगा सान्वी के जिंदगी में, कैसी होगी इनकी दोस्ती। CH12 लव और इन्फैचुएशन। अब आगे आज जो कुछ भी हुआ था उससे सान्वी को बहुत ही एम्ब्रासमेंट फील होने लगी थी। ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू के कुछ बूंदें टपक पड़ी। जब आप कुछ ऐसा काम करें जिसकी आपने कभी सोचा ही नहीं था रिजल्ट गलत निकलेगा, और जब उस काम के लिए आपके दिल में गिल्ट हो, फिर भी सिचुएशन इंसान को सही करने का मौका ही नहीं देता है। इंसान ना चाहते हुए भी गलत कर बैठता है। सान्वी ने आज जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे गिल्ट था, पर उम्र के इस पड़ाव में छोटी से छोटी बातें दिल को हट करती है। जब अविनाश ने देखा सान्वी गुमसुम सी बैठी है तो उसे भी थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने एक तरकीब अपनाया। अविनाश ने राई की तरफ अपना मुंह मोड़ा और सवाल किया, कल तो मनसा देवी की पूजा है, झापान का मेला इस साल आयोजित किया गया है कि नहीं? राय कुछ बोलती इससे पहले ही सान्वी बोल पड़ी, कब है झापान? अविनाश के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान तैर गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मनसा पूजा के नेक्स्ट दिन झापान और जांत उत्सव होते हैं। सुना है इस बार यह उत्सव बहुत बड़ा होगा। राय तुम सबको इनविटेशन दे रही हो या नहीं? अविनाश ने राय से सवाल किया। इसके जवाब में राय ने कहा, जी जरूर सर, मेरे पापा ने आपको इनवाइट करने के लिए कहा है, आप को कल आना है। पापा भी आपको कॉल करेंगे। तारांकन, अच्छा तो मैंने जब कहा तब तुम्हें याद आया? अविनाश ने हंसते हुए कहा, नहीं सर, मैं कहने वाली थी, पर ये सब कहते कहते वो रुक गई और सान्वी की तरारू देखने लगी। फिर अविनाश की तरफ अपनी चेहरे को मुड़ते हुए कही, तारांकन अब तो कह रही हूं ना, आपको जरूर आना है परसों। राय ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, आज मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ मनसा पूजा के लिए, सबको जरूर मेरे घर आना है। सबने एक साथ कहा, बैंक यू राय, इनविटेशन के लिए हम सब जरूर जाएंगे। यही सब बातों के चलते सान्वी अपनी एम्ब्रेसमेंट और दुख भूल गई। इतनी हंगामा के बाद सब शांत होकर पढ़ाई करने लगे। करीब 1 घंटे बाद ट्यूशन की छुट्टी हो गई। आज सैटरडे था, इसलिए सान्वी मुंह को कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि सैटरडे के दिन वो और उसके बाकी दोस्त स्कूल नहीं जाती थी। सान्वी अपनी घर आ जाती है और बात लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ नित्या का रूम। नित्या आज बाकी की दिन की तुलना में बहुत घबराई हुई थी, मानो उनकी कोर चोरी ना पकड़ी जाए। अपनी रूम के चारों ओर वह घबराई सी टहलने लगी। इसी तरह 40 से अधिक बार टहलने के बाद वो थक गई और बेड पर बैठ गई। अंततः फ्रस्ट्रेट होकर अपनी हाथ पटकते हुए बोली, कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करूं? दिल कह रहा है यह मौका नहीं गंवानी चाहिए, और दिमाग कह रहा है अगर सच पता चला तो सब चला जाएगा। सोचते हुए अपनी नाखून चबाने लगी। उसके दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उसने एक नज़र जब वॉल में टंगी हुई पड़ी पर नज़र डाली, तब टाइम देखते हुए वो और घबरा गई। घड़ी में 10:30 बज चुके थे। स्कूल की फर्स्ट क्लास 11 बजे से शुरू हो जाएगी। लास्ट में उसने अपनी दिमाग के बातों को झटका और दिल की बात मानते हुए रेडी होने लगी। टाइम बहुत ही कम था, इसलिए वो फटाफट रेडी होकर घर से निकल जाती है स्कूल जाने के लिए। विवेकानंद विद्यापीठ, नित्या का स्कूल। जब तक नित्या स्कूल पहुंची तब तक सर क्लास के अंदर जा चुके थे। उसने मन ही मन कुछ सोची, फिर क्लास के अंदर आने लगी। हमेशा फर्स्ट क्लास इंग्लिश की होती थी। ये क्लास मानस घोषाल सर लेते थे। जब उन्होंने नित्या को क्लास के अंदर आते हुए दिखाई दिया तो उन्होंने पहले सवाल पूछा, इतनी देर क्यों हुई? नित्या ने बड़ी सफाई से एक सफ़ेद झूठ पेश करती हुई कही, सर साइकिल की चैन उतर गई थी, इसलिए आने में लेट हो गई। सर ने भी कोई दूसरा सवाल नहीं किया और उसे क्लास के अंदर जाने कहा। निल्या आके सीधे अपनी जगह पर बैठती हैं। ये जगह खास उन चारों के लिए थी, यहाँ कभी कोई दूसरी नहीं बैठती थी। नित्या ने जब अपनी नज़र सर से हटाकर बॉयज के बैठे हुए रो में डाली और उसकी चेहरे पर मुस्कान खिल गई जिसे वो देखना चाहती थी, वह ठीक उसी के अपोजिट वाली जगह पर बैठा हुआ था। ये देखकर नित्या खुशी से झूम उठी। सर को देखने के बहाने से वो बार बार उस लड़के को ताकने लगी। उसके ताकने की वजह से वो लड़का भी अब
असहज महसूस करने लगा। उसने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया और बड़ी आंखों से नित्या को घूर कर देखा। नित्या को जब महसूस हुआ तब उसने अपनी नज़रें फेर ली। इसी तरह कब समय बीत गया और कब 4 पीरियड खत्म हो गए, नित्या को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाई। सैटरडे के दिन हर सरकारी प्लेसेज में हाफ डे में छुट्टी हो जाती है, इसलिए स्कूल भी करीब 1:30 बजे छुट्टी हो गई। रास्ते में नित्या ने बहुत हिम्मत जुटाई उस लड़के से बात करने के लिए, पर बात नहीं बन पाई। लास्ट में नित्या अपनी घर आ जाती है, पर उसके चेहरे की मुस्कान आज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद कच्ची उम्र के प्यार की रंग भी पक्की होती है। अब ये प्यार है या इन्फ्यूएशन, ये तो वक्त ही बता पाएगा। कौन है वो जिसे नित्या तुप छुप कर देखती है? क्या सच छुपा रही है नित्या अपनी दोस्तों से? CH13 इन्विटेशन एंड परमिशन। अब आगे सान्वी का घर। आज सान्वी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए घर में ही पढ़ाई की और दोपहर में अच्छी खासी नींद कंप्लीट कर चुकी थी। शाम के 4 बजे नींद से उठकर फ्रेश होकर उसमें मंदिरा को फ़ोन किया। सैटरडे को मंदिरा अपने पापा के फ़ोन को यूज़ किया करती थी। सान्वी की कॉल आते हुए देखकर मंदिरा ने कहा, सानू आज आएगी यहाँ? सान्वी ने बताया, नहीं यार, आज बहुत काम है, दुकान से पूजा के लिए सामान भी लानी है, मैं किसी दूसरे दिन आती हूँ। ऐसी ही इधर उधर की बातें करते हुए दोनों फ़ोन रखती हैं। जब सान्वी मार्केट जाने के लिए रेडी होने लगी तब फिर से उसके फ़ोन बजने लगे। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर देखकर हिचकिचाते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई जिसने कहा। सान्वी कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा कि आखिर ये कौन है, कौन बोल रही हो? कंफ्यूजन से उसने सवाल किया, मैं राय बोल रही हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, ओह राय, हाँ बोली, वो क्या है ना, तुम्हारे नंबर मेरे मोबाइल पे सेव नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो गई। सान्वी ने कहा, कोई बात नहीं, वो आज ट्यूशन में तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए फ़ोन कर लिया। नित्या से तुम्हारी नंबर ली हूँ, राय ने कहा। अच्छा ठीक है, सान्वी ने कहा। जैसे कि सर बता रहे थे कल मनसा पूजा है, उसके इनविटेशन के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। राय ने कहा, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तुम्हें मेरे साथ आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, राय ने हंसते हुए कहा। इसकी वजह से सान्वी ने कुछ सोचा और कहने लगी, तुम तो जानती ही हो बिना नानी के परमिशन बैगर में आसानी से कहीं पर भी नहीं जा सकती। सान्वी ने कंफ्यूजन भरे लहजे में कहने लगी, ओके, तुम एक काम करो, नानी से मेरी बात करवाओ, देखना मैं उन्हें कैसे मनाती हूँ, राय ने कहा। उसकी बातों को मानते हुए सान्वी अपनी नानी के हाथों में फ़ोन पकड़ा देती हैं और कहती हैं, नानी मेरी एक फ्रेंड है राय, वो आपसे बात करना चाहती हैं, लीजिए बात कीजिए, वो लाइन पे है। जब नानी जी ने फ़ोन को अपने कान में रखी तो उन्हें दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ आई, नमस्ते नानी, मैं राय बोल रही हूँ। सान्वी की दोस्त राय ने कहा, खुश रहो, हाँ बताओ क्या बोलने वाली थी, नानी जी ने बड़ी प्यार से कहा। नानी जी की प्यार भरी आवाज़ सुन के राय निडरता से कहती है, नानी कल हमारे घर में माँ मनसा की पूजा है, मैंने अपनी सभी दोस्तों को बुलाया है, तो क्या आप सान्वी को नहीं आने देंगी? उसकी बातों को सुन के सवाना जी ने कहा, मैंने उसे रोका कहा है, पर बात ऐसी है बेटा, आप सब बड़े हो चुके हैं, इसलिए हमेशा अपनी ध्यान रखा करो, ये समाज लड़कियों के लिए कभी नहीं खड़ा होता है, कोई भी गलत हो पर उंगली हमेशा लड़कियों पर ही उठती है। वैसे कितने दिनों की बात है? सवाना जी ने सवाल के लिया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ कल और परसों की बात है, सान्वी के साथ विशाखा भी आएगी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बढ़िया से अपनी ध्यान रखेंगे, राय ने विनम्र निवेदन किया। बताइए नानी, तो क्या मैं सान्वी को लेने कल जाऊं? राय ने स्वप्ना जी से रिक्वेस्ट करती हुई बोली। स्वप्ना जी कुछ देर के लिए खामोश रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अब तुम इतना आग्रह कर ही रही हो तो मैं ना कैसे कहूँ। ठीक है, तुम कल आराम से आना, सान्वी को हम तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये बातें सुनते ही एक तरफ सान्वी तो दूसरी तरफ राय खुश हो जाती हैं, पर अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए दोनों कुछ बातें करके फिर फ्रीन रखती है। CH14 आज तो घर तक आ गया था। अब आगे राय से बात करने के बाद और अपनी नानी से परमिशन मिलने के बाद सान्वी आज बहुत खुश हो गई थी। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, थैंक गॉड, नानी मान गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी कि आगे क्या होगा, पर राय ने सब कुछ संभाल लिया। उसके चेहरे में एक गहरी मुस्कान तैर गई, जिस वजह से उसका मासूम चेहरा और भी दमकने लगा था। सान्वी को याद आया, उसे तो मार्केट भी जाना है। अब देर न करते हुए नानी के पास जाती हैं। नानी माँ बेड पर लेटी हुई टीवी देख रही थी। सान्वी को उनके पास आते देखकर कहती हैं, कहीं बाहर जा रही हो? कल पूजा के लिए क्या क्या जाना है बता दीजिए, सान्वी ने अपनी नानी से कहा। नानी जी उसे बताने लगी। सारी बातें सुनकर सान्वी ने कहा, ठीक है, मैं लेके आती हूँ, और मार्केट की तरफ जाने के लिए घर से निकलती हैं। मंदिरा का घर। किचन में अफरा तफरी मची हुई थी। तीनों भाई
बहन आपस में लड़ रहे थे। लड़ने की वजह थी मैगी का बंटवारा। बैद्यनाथ जो सबसे छोटा था, एक बड़ी सी कटोरी में नूडल्स भरकर भागने की कगार पे था और मंदिरा और रूमा उसको घिरे हुए थी। बदू, तुम अकेले इतने सारे नहीं खा पाओगे। मंदिरा और रूमा दोनों चिल्लाकर कहते हैं। बटू, जो किसी भी हाल में उस कटोरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, मैं ईंटें नहीं ढूंढूंगा कहते हुए वो भागने लगा। पर मंदिरा और रूमा ने दोनों तरफ से पकड़ लिया। पकड़े जाने पर बहू ने रोना शुरू कर दिया और जिद करते हुए चिल्ला के पूरे घर को सर पर उठा लिया। उसके ऐसे बिहेवियर से मंदिरा और रूमा दोनों हैरान परेशान होकर पूरा न्यूडल्स का कटोरा उसे सौंप दिया। पूरा कटोरा न्यूडल्स से भरा हुआ था। उस कटोरे को देखकर ही उसके मुंह पर पानी आने लगा था। वो न्यूडल्स देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। मंदिरा ने बटू के एक्सप्रेशन देखकर रूमा से कुछ इशारे किए और दोनों बाहर चले गए। बटू ने मुंह खोला और एक पूरे चम्मच भर न्यूडल्स को अपने मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक एक हाथ आके उसे रोक लिया। उसने जब घोड़े गुस्से से उस हाथ को झटकना चाहा तब वो हाथ की पकड़ और कस गई। उसने जब घूर कर उस शख्स को देखा जो उसके हाथों को पकड़कर रखा था तो वो हैरान रह गया। सामने उसके पापा गुस्से से लाल हुए खड़े थे। उनके पीछे तापसी जी, मंदिरा, रूमा और बदू की मम्मी खड़ी हुई थी और उनके पीछे मंदिरा और रूमा खड़ी हुई थी। रूमा के आंखों में आंसू थे। इसका मतलब था उसने रोते हुए अपनी थापा से शिकायत की थी और उसका परिणाम अब निकट था। बदू का मुंह हैरानी से और खुल गया और न्यूहल्ला जो उसके मुंह में भरा हुआ था बाहर आ निकला था। बेचारे ऐसी स्थिति में फंस चुका था जिससे शायद अब मार के अलावा और कुछ नसीब नहीं होने वाला था। तरुण जी ने उसे फटकारते हुए कहते हैं, दिन ब दिन तुम बदतमीज होते जा रहे हो। अपनों से बड़ों का ऐसे अनादर करना तुमने कहाँ से सीखा। अपनी दीदी के ऊपर तुमने हाथ उठाया, आज तो हद हो गई। कोई न्यूडल्स अब तुम नहीं खाओगे, जाओ सीधा कमरे में जाओ। बदू का मुंह लटक गया और थोड़े आंसू भी उसके चेहरे पर आ गया। बेचारे को न्यूडल्स भी नहीं मिला। वो सीधा किचन से निकलकर बेडरूम में चला जाता। उसकी ऐसी लटके हुए मुंह देखकर अब मंदिरा को सच में बुरा लगने लगी। तरुण जी उसे डांटने के बाद टीवी रूम चले जाते हैं। रूमा बड़े चाव से न्यूडल्स खाने लगी पर मंदिरा चुपचाप खड़ी रही। लास्ट में अपनी दिल के हाथों मजबूर मंदिरा अपने छोटे भाई को मनाने के लिए रूम में चली जाती हैं। शायद भाई बहनों में ऐसी ही प्यार और स्नेह देखे जाते हैं, जहां एक को कोई तकलीफ हो तो दूसरा भी उस दर्द में उसके भागीदार बन जाते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में शाम हो चुकी थी। सूरज पश्चिम की आसमान में डूबने लगा था। अभी भी पूरा अंधेरा नहीं छाया था। एक बड़ी सी थैले में पूरी सामान भरकर सांधी बाजार से घर आ रही थी। अभी रास्ते में ज्यादा भीड़ नहीं था। सांधी तेजी से पैर चला रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से एक बाइक आकर सांधी के एकदम करीब आकर रुकती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सांस अचानक तेज हो गई थी। वो बाइक उसके इतने करीब आने की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था। एक पल के लिए सांधी डर गई थी। उसे लगा था जैसे आज वो बाइक वाला उसकी जान लेने आया हो। सांधी को आंखें बंद करते हुए देखकर उस बाड़क सवारी की चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गया। उसकी आंखें सांधी को देखकर ही चमक उठा था। वो बाइक वाला सांधी की तरफ झुककर बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गया। सांधी जो आंखें बंद करके खड़ी थी, अचानक किसी के गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ने से वो घबरा गई और 2 कदम पीछे हट गई और झट से अपनी आंखें खोले उस आदमी को गुस्से से देखने लगी। वो आदमी का चेहरा खिल उठा। उसने सांधी की और देखते हुए कहा, चलकर क्यों जा रही हो? आओ बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं जा सकती हूँ, सांधी ने सपाट लहजे में कहा। सांधी को हमेशा इस आदमी की प्रेजेंस से घुटन महसूस होती थी। उस आदमी के आंखों में अपने लिए एक अजीब सी डिजायर वो देख सकती थी। वैसे ही लड़कियों की इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इस उम्र में सांधी भी बहुत अच्छे इस बात को समझ पा रही थी। वो आदमी कुछ पल तक खामोश रहा, फिर कहने लगा, इतना सामान लेकर कैसे जाओगी? लाओ बैग ही मुझे दे दो। वो आदमी भी अब जिद पे अड़ गया था। किसी भी हालत में वो सांधी को अपने साथ बैठाना चाहता था। उसके इरादे सांधी को नेक नहीं लग रहे थे। वो मन ही मन डर भी रही थी, पर हिम्मत करते हुए उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, आप जाए, मैं चली जाऊंगी, वो मामू आ रहे हैं। कहकर उसने अपनी चलने की स्पीड दुगना कर लिया। वो आदमी कुछ बोलने लगा पर सांधी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी थी। जब वो अपनी घर के गेट तक पहुंच गई तब जाकर उसने अपनी सांस छोड़ी। डर के मारे उसने सांस छोड़ना भी बंद कर दिया था, जिस वजह से उनकी सांसें फूल गई थी। उसने अब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब जा रहा था। सांधी ने खुद से कहा, आज तो घर तक आ गया था। कौन था वो? क्या चाहता है सांधी से? CH-15 सानू बेबी, आखिर भाग कर जाओगी? अब आगे, कहा। सांधी जब अपने घर के गेट तक पहुंच गई तब उसने मुड़कर पीछे देखा। वो आदमी जिसने सांधी का पीछा किया था अब जा रहा था।
ये देखकर सान्वी ने राहत की सांस ली। उसके सांस फूल चुकी थी और वो डर गई थी। कुछ देर तक खड़े होकर उसने गहरी गहरी सांस ली, फिर घर के अंदर चली जाती हैं। सान्वी जब घर के अंदर आए तब उसके बड़े मामू बाहर निकल रहे थे। उन्होंने संदिग्ध दृष्टि से उसे देखा और बाहर चले गए। सान्वी को उनके ऐसे बिहेवियर से अजीब लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल चलने लगे। दूसरी तरफ जिस आदमी ने सान्वी का पीछा किया था चौह कोई और नहीं, सान्वी के छोटे मामू के दोस्त जय था। जय पुरोहित, उम्र 29 साल, लंबा कद, गोरा रंग। जय सान्वी को चाहता था और उसके करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। उसने आज तक कोई गलत हरकत तो नहीं किया था, पर सान्वी को देखते ही उसकी आंखें चमक उठता था। उसने सान्वी के मामू के साथ दोस्ती भी यही मकसद से किया था, ताकि वो सान्वी के करीब जा सके और उसके पास आ सके। आज जब उसने सान्वी को रास्ते में देखा तब भी वो खुद को रोक ना सका और उसके करीब चला गया, पर उसके ऐसे हरकत से सान्वी डर गई और उससे दूर हो गई। उसने अपने दांत पिसते हुए कहा, सानू बेबी, आखिर भाग कर जाओगी कहा? कभी ना कभी तो तुम मेरी ही बनोगी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक क्रीपी मुस्कान आ गया। मंदिरा का घर। बडू दुखी मन से बेड पर आकर लेट गया। उसे ना तो मैगी मिला और ना माँ का प्यार। उसके नसीब में आज पापा की डांट लिखी हुई थी। दुखी मन से उसने टीवी को ऑन किया और कार्टून देखने लगा। अपनी फेवरेट कार्टून को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। फिर सीचान और डोरेमन देखकर हंसने लगा। कुछ पल में ही वो अपना दुख भूल गया और ध्यान से कार्टून देखने लगा। उधर किचन में रूमा ने मैगी के बोल को खाली कर दिया और अपने पेट पर हाथ मलते हुए बोली, वाह, क्या मैगी बना था, सुपर टेस्टी। उसके बोलने के अंदाज को देखकर तापसी जी ने उसे घूरते हुए कहा, अभी तो तुम रो रही थी और अभी सबकी मैगी तुम अकेली खा गई। सच बताओ, क्या बडू ने तुम्हें मारा था? तापसी जी की बात सुनकर उसे खांसी आ गई। उसने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, दीदी भी तो साथ थी। आप उससे पूछ लीजिए। उनके सामने खड़ी हुई मंदिरा जो किसी उधेड़ बुन में थी, उसने उन दोनों की बातों में ध्यान नहीं दिया। मंदिरा सीधा टीवी रूम की ओर बढ़ गई। जब मंदिरा ने अपने भाई को टीवी देखते हुए देखा तो उसे भी अच्छा लगने लगा। बडू का गुस्सा उड़ गया। बडू को देखकर मंदिरा को याद आया, कुछ दिन बाद ही राखी है और उसने अभी तक राखी सेलेक्ट नहीं की। तापसी जी के सवाल से बचने के लिए रूमा भी टीवी रूम पर आ गई। फिर तीनों एक साथ बैठकर कार्टून देखने लगे। राय का घर। राय की मम्मी मीनाक्षी जी ने राय से सवाल किया, राय, तुमने अपनी सभी दोस्तों को इनवाइट किया है ना? अभी नहीं हुआ है मम्मी, दीपा और मंदिरा को फ़ोन करना अभी बाकी है, उसने कहा। कहते हुए बॉ अपनी पापा के पास चली गई। महेंद्र जी, राय के पापा, डिस्पेंसरी में पेशेंट देख रहे थे। अपनी लास्ट पेशेंट को दवाई देने के बाद उन्होंने राय को अपने पास बुलाया। राय उनके पास चली गई और कहने लगी, पापा, दीपा और मंदिरा को इनवाइट करना है। महेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालते हुए उसे दिया। उन्होंने फिर हंसते हुए कहा, तारांकन, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे ये दोनों दोस्त आएंगे। फिर भी तसल्ली के लिए फ़ोन करी पापा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। फिर डेक पेंसिली से लिविंग रूम के सोफे पे आके पसर गई। राय ने उन दोनों को बारी बारी से फ़ोन किया पर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। महेंद्र जी की कही हुई बात सच साबित हो गई। मंदिरा और दीपा को उनके घरवालों ने आने से मना कर दिया। नित्या नहीं आ पाई क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। राय ये पहले से जानती थी, इसीलिए उसे कॉल नहीं किया था। वो अपने मुंह को भारी करके डिनर करने बैठ गई। दूसरी तरफ सान्वी का घर। सान्वी अपने रूम में बैठकर पढ़ रही थी, या कहें कि पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो अपने अंदर की छिपी हुई फीलिंग को बाहर निकालना चाहती थी, पर ऐसा वो कर नहीं पा रही थी। उसे आज बहुत ही अकेलापन महसूस हो रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसको याद करते ही उसके शरीर में एक शिहन सी महसूस हुई। वो इन सबको भूल जाना चाहती थी, पर उसके अंदर का खौफ उसे ये करने से रोक रहा था। उसने सारी ध्यान को एक तरफ झटका और अपनी स्टडी टेबल से उठकर नानी के पास चली गई। हाँ, सान्वी तो ठीक से ही पढ़ रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, नानी ने कहा। सान्वी जब नानी के पास आई तब नानी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। वो नानी जी से बातें करने के लिए आई तो थी, पर अब ये पॉसिबल नहीं था। माँ, सान्वी को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। फ़ोन के दूसरी तरफ से छापा जी ने स्वामा जी से कहा। अभी तो उसकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, अभी कैसे जाएगी? नानी जी ने कहा। नानी जी के बात करने के तरीके से ही सान्वी समझ गई फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी मम्मी है। उसने खुद से कहा, अगर यहाँ बैठी रही तो ये मुझे फ़ोन पकड़ा देंगी, फिर इनके क्वेश्चंस ही खत्म नहीं होंगे। हो सकता है राय के घर जाने के बारे में भी रोक लगा दे। तब तो हो गया। चल बेटा सानू, भाग यहाँ से। ये सब सोचते हुए सान्वी खिसकने ही वाली थी कि नानी जी की आवाज़ आई, सानू, लो अपनी मम्मी से बात कर लो।
लो, जिस बात का हर था वही हुआ, उसने खुद से कहा और सर हिला दिया। तुम बात क्यों नहीं करना चाहती हो मुझसे? छाया जी ने सवाल किया। क्यों सान्वी अपनी मम्मी से बात नहीं करती है? क्या कारण है इन सब के पीछे? जय का अगला कदम क्या होगा? CH16 सान्वी का दुख, नित्या की खुशी। अब आगे, जब सान्वी की मम्मी ने उससे कहा तुम क्यों मुझसे बात करना नहीं चाहती हो, तो ये सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने बेरुखी से कहा आप कब मुझसे बात करना चाहती हैं? क्या आपके पास टाइम रहता है? अगर सच में टाइम होता तो इस तरह सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभाती। आपको सिर्फ खुद से मतलब है, मेरी परवाह ना तो तब की और ना अब है। कहते हुए उसने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। नानी जी ने सान्वी की हरकत देखकर चिल्लाते हुए कहा, सानू, यह क्या हरकत थी? बोल, तुम्हारी माँ है, किस बात का गुस्सा निकाल रही हो तुम उस पर? सान्वी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंसू को बहने से रोका और दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई। स्वप्ना जी सान्वी के बर्ताव को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने दुखी मन से कहा, क्या हो गया है इसे, ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है? सान्वी का रूम। धड़ाम, जोर से आवाज करते हुए सान्वी ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जो आंसू अब तक उसने रोक के रखा था वो अब बहने लगे। आंसू उसके आंखों से होते हुए गाल तक पहुंच गई। उससे अब और सहन नहीं हुआ और बेड पर उल्टा मुंह करके पेट के बल लेट गई। एक तकिए में अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। उसके आंखों से बहते अधू की बूंदें तकिए को भिगोने लगी। दूसरी तरफ जब छाया जी ने सान्वी के मुंह से वो सब बातें सुनी तो उनका दिल दर्द से तड़प उठी। जिनके मन में सवालों की बौछार होने लगी। क्या वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई थी? उनके बेटी के दिल में ये कैसा अभिमान छुपा है? उसके दिल में इतनी बेरुखी क्यों? क्या यह उनकी गलती थी? उसने तो उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही खुद से दूर किया था। क्या ये उन्हें नहीं करना चाहिए था? ऐसी ही हजारों सवाल उनके दिमाग में आने लगी। उन्होंने खुद से कहा, शायद तुम नहीं समझ रही हो, तुमसे दूर रहकर मैं भी खुश नहीं थी, पर ये मेरी मजबूरी थी। आज उनका दिल बहुत दुखने लगे थे। उनके आंखों से आंसू टपक पड़े। नित्या का घर। नित्या आज घर के किचन में भी और खुशी खुशी खाना बना रही थी। उसकी मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। उनके घुटनों का दर्द अचानक बढ़ गया था, इसीलिए नित्या को घर के कामों को संभालने पड़ रहे थे। आखिरी रोटी को तवे पर रखते हुए उसे पाद आया, आज तो पूरा दिन उसने ना तो सान्वी और ना ही मंदिरा से बात कर पाई थी। राई भी ना जाने उसके बारे में क्या सोचेगी। इसी उपेड़बुन में उसे याद ही नहीं रहा, रोटी गरम तवे के ऊपर जल रही थी। जब जले हुए रोटी की बदबू उसे मिली तब बोहोरा में आती हुई हड़बड़ा गई और गैस बंद करने वाली थी कि तभी एक और हाथ आकर गैस ऑफ कर देता है। नित्या ने जब उस तरफ देखा तो यह उसके पापा राधाकांत जी के हाथ थे। वो नित्या के साइड में आकर खड़े हुए थे। नित्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने हैरानी से देखा। नित्या ने आज तक अपने पापा को कभी किचन में नहीं देखा था। शायद आज पहली बार वो किचन में पैर रखे थे। नित्या की हैरानी और बढ़ गई जब उसने अपने पापा को सलाद बनाते हुए देखा। उसने अपने आप से कहा, आज तो लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तभी तो एक के बाद एक सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। ओहो, मैं भी ना खुद के खुशी पर खुद नज़र लगा रही हूँ। अपने ख्यालों को साइड में रखकर डाइनिंग टेबल पर खाना रखने लगी। राधाकांत जी भी सलाद बनाने के बाद फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होकर आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। नित्या ने पहले अपने पापा को खाना परोसा, फिर अपने माँ के रूम में चली जाती है। अपने माँ को लाइट फूड खिलाने के बाद उसने उन्हें दवाई खिलाई और सोने के लिए कहकर अपने रूम चली जाती हैं। राधाकांत जी डिनर खत्म करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। राधाकांत जी के डिनर करने के बाद नित्या डिनर करने बैठती हैं। अपनी बनाई हुई सब्जी को चखाने के बाद नित्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सब्जी में नमक की मात्रा कुछ ज़्यादा ही था। सब्जी को छोड़कर नित्या ने जब रोटी लिया तो ये रोटी भी कच्ची रह गई थी। उसका मुंह हैरानी से खुल चुका था। कैसे उसके पापा ने बिना हंगामा खड़ा किए ये सब खा पाए? ये तो बिल्कुल भी खाने के योग्य नहीं था। जैसे तैसे करके उसने अपनी डिनर फिनिश किया और सोने के लिए चली जाती हैं। घर के काम करने आज वो काफ़ी चक चुकी थी। दरअसल राधाकांत जी ने जब नित्या को खाना बनाते हुए देखा तो उन्हें चिंता हुई। एक 16 साल की लड़की जो सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद करती है, आज वो एक गृहिणी की भूमिका अदा कर रही थी। नित्या खाना बनाने में कोई एक्सपर्ट तो नहीं थी, पर वो कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश को देखते हुए उनका दिल भर आधा और वो रह ना सके। असल में एक पिता कभी भी अपनी बेटी की बनाई हुई पहली अंक का तिरस्कार नहीं करते हैं। इसीलिए तो हर पिता को उनके बेटी के जीवन का पहला हीरो कहा जाता है। उन्होंने ने भी नित्या का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा और चुपचाप जैसे बनाई थी वैसे ही खाना खाए। आसनसोल, वेस्ट बंगाल, एक दूसरी 17 साल की लड़की ठीक नित्या की तरह ही खाना पका रही थी। आसनसोल टाउन के एक रेसिडेंशियल एरिया के 2 कमरे वाले घर में वो अपने
पापा, मम्मी और भैया के साथ रहती थी। जब दी 9th स्टैंडर्ड में थी तभी से उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। साल की आखिरी समय आते आते उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, जिस वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधे पर आ पड़ी थी। घर की जिम्मेदारियों के कारण वो ठीक से स्कूल नहीं जा पाती थी और इसी कारण उसे वापस 1 साल की ड्रॉप लेनी पड़ी। इसी साल योह 9th से 10th स्टैंडर्ड में आई थी, पर दुर्भाग्यवश ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। समय का चक्र कब किसी के जिंदगी में कैसी स्थिति पैदा करेगी यह कोई नहीं जानता है। इन सभी के जिंदगी में अभी की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अब आने वाले समय में सान्वी, नित्या और वो अनजान लड़की के जिंदगी किस मोड़ पे जा टकराएगी यह तो उनके फ्यूचर पर ही निर्भर करती है। क्या होगा इन सभी के जिंदगी में? आखिर सान्वी को क्यों दूर किया गया था? ऐसी कौन सी मजबूरी के कारण छाया जी ने उसे अलग रखा था? किस मोड़ पे आएगी उस अनजान लड़की की जिंदगी? आखिर उसकी पहचान क्या है? नित्या के राज क्या कभी खुल पाएगी? CH17 गीले सिब्बे मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आगे सान्वी अपने रूम में आकर रोने लगी थी। आंसू से उसके पूरे चेहरे सने हुए थे। उसके आंसू तकिए को भिगोने लगी थी। अपनी दिल की फीलिंग्स वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। जब वो अपनी बाकी दोस्तों की अपनी मम्मी के साथ देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता। एक बेटी अपने माँ के साथ जो बॉन्ड शेयर करती है वो किसी और के साथ वन नहीं पाती है। सान्वी के केस में भी कुछ ऐसा ही हाल था। खुद में सोचते हुए उसके आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भले ही उसे सबकी केयर और अटेंशन मिलती थी पर फिर भी एक खालीपन था उसके जिंदगी में। छापा जी की मजबूरी वो जानती तो थी, पर उसकी यह नासमझ दिल ये कहाँ मानने वाला था। उसकी यह नासमझ दिल अटेंशन पाने के लिए गुहार लगा रही थी। वो प्यार, वो खुशी जो शायद एक माँ से ही मिल पाती है। ये सब सोचते सोचते ना जाने सान्वी की पलकें कब भारी हो गई थी और वो नींद के आगोश में चली गई थी। रात के 9 बजे जब सान्वी नींद से उठी तो वो 2 मिनट के लिए सोचने लगी आखिर आज हुआ क्या था। रास्ते से निकालते हुए घर में जो भी हुआ था ये सब याद करते ही उसका दिल फिर से भारी हो गई। एक धीमी सी आवाज़ दरवाजे के बाहर से आ रही थी। उसने जब कान लगाकर ध्यान से सुनी तो वो समझ गई यह उसकी नानी जी की आवाज़ थी। अरे, अब दरवाज़ा खोल के बाहर आओ और खाना खा लो, क्यों इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रही हो? एक सॉफ्ट वॉइस में स्वप्ना जी ने कहा। ये बातें उन्होंने 5 मिनट के अंतर में काफ़ी बार कह चुकी थी। सान्वी बुदबुदाते हुए कहती है, एक तो पता नहीं मैं कब सो गई, दूसरी अभी आईना देखने का भी फुर्सत नहीं है, कहीं मेरी आंखें रोने की वजह से लाल तो नहीं हो गया है, और तीसरा अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे सवाल किया जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? कहते हुए जल्दी जल्दी अपनी आंखों को साफ करने लगी। रूम के बाहर स्वप्ना जी अभी तक खड़ी हुई थी। उन्होंने ठान लिया था जब तक सान्वी दरवाज़ा नहीं खोलेगी तब तक वो वहां से जाएंगी नहीं। अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए सान्वी ने कहा, नानी वो मैं सो गई थी। रोने की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई थी। नानी जी की इस बात का एहसास हो चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनकर स्वप्न जी ने कहा, अगर तुम्हें वहाँ दिक्कत हो रही है तो मैं छाया से कह दूंगी तुम्हें यहाँ से ले जाए, मैं अपने बूढ़ी हड्डी में ये सब नहीं सहन कर सकती। सान्वी को अब अपने नानी के लिए बुरा लगने लगा था। उसकी नानी अपने दिल पर पत्थर रख के ये सब कह रही थी, यह वो जान गई। उसने जाने अनजाने में ही सही पर नानी जी के दिल को ठेस पहुंचाई थी। स्थामा जी ने आज जब सान्वी को अचानक दरवाज़ा बंद करते हुए देखा तो वो सच में डर गई थी। तब से ना जाने उन्होंने कितनी बार सान्वी को आवाज़ लगाई थी पर वो तो रो रही थी, जिस वजह से ध्यान नहीं दे पाई थी और बाद में रोते रोते सो गई थी। स्वप्ना जी लगातार उसे दरवाज़ा खोलने और खाना खाने के लिए बोलकर थक चुकी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब सान्वी को सही सलामत देखकर उनके दिल को एक सुकून मिला था। सान्वी ने जल्दी से अपनी नानी को साइड हग कर लिया और कहा, मैं सच में सो गई थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ बदल गई है। मुझे पता है आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए चलिए खाना लगाइए। मैं फ्रेश होकर बैठ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद का कुंदरू की भाजी बनी है। ये सुनकर ही सान्वी का चेहरा खिल उठा। सच? वाओ मानी, आप दी बेस्ट हो, सान्वी ने मस्का मारते हुए कहा और तेजी से वॉश बेसिन में हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाती हैं। स्वप्ना जी ने तब तक सारा खाना टेबल पर रख दिया था। घर के बाकी सभी डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे। सिर्फ नानी जी सान्वी का बैंड करते हुए अभी तक रुकी हुई थी। दोनों ने बहुत दिन के बाद आज एक साथ बैठकर डिनर किया था। डिनर कंप्लीट होने के बाद सान्वी ने नानी जी को दवा खिलाई, फिर दोनों हवा खाने के लिए बाहर आकर बैठते हैं। राई का घर राई भारी मन से बैठकर डिनर कर रही थी, क्योंकि दीपा और मंदिरा के घर बालों के ऊपर उसे काफ़ी गुस्सा आने लगा था। उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, कैसी सोच है इनकी, क्या मैं उन दोनों को चबा जाऊंगी? हो कुछ भी,
उसकी बनती और बिगड़ती हुई एक्सप्रेशन को देखकर इंद्र मुंह दबाकर हंस रहा था, जो ठीक उसके अपोजिट बैठा था। उन दोनों को खाते हुए मीनाक्षी जी काफी समय से देख रहे थे। आधा घंटा पहले से बैठे हुए थे दोनी पर। अभी तक डिनर कंप्लीट नहीं हुआ था। वो अब चीड़ गई थी। उन्होंने घोड़ी ऊंची आवाज लगाती हुई बोली, तब से देख रही हूं तुम दोनों को, खाना है तो ठीक से खाओ। ये कैसा खा रहे हो, कबूतर की तरह? फिर राय की तरफ देखकर कहती है, आज डिनर टेबल से उठना है कि नहीं? उठ तो गई हूँ आप भी ना, कहते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। कल सुबह हेल्प करना है मुझे, भूलना मत पीछे से मीनाक्षी जी राय से कहती है। राय अपना सर हिला देती हैं। इंद्र भी सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ आसनसोल, उस छोटे से घर पर बहु अनजान लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। जब उसने उस शख्स को आते देखा तो उनके लिए डिनर की सारी अरेंजमेंट्स करने सगी। रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा का काली परत जम गया था। बाहर दूर से क्रिकेट एक तरह का कीड़ा की आवाजें आने लगी थी। वो शख्स घर के अंदर आ जाता है और उस लड़की से कहता है, बेटा तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैंने कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, देर हो जाती है। उनके स्वर में बेबसी झलक रही थी। पापा मैंने भी कितनी बार कहा है, अकेले नहीं खाया जाता मुझसे। अब जाइए फ्रेश होकर जल्दी से आइए, उसने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। डिनर करते हुए गौतम जी, उस लड़की के पिता, ने कहा, तुम कल सुबह ही अपनी और अपनी मम्मी की पैकिंग कर लेना। हम कल ही अपने पुराने घर चल रहे हैं। अब जो भी होगा वहीं पर होगा। इसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा और सर को झुकाकर डिनर करने लगी। पर उसकी ध्यान इस वक्त कड़ी और ही था। उसके दिल में एक अनजाना सा डर था। घर के बाहर आज आसमान में चांद झलक रहा था। चांद से आती हल्की किसी चांदनी में सान्वी का चेहरा और भी दमक रहा था। स्वप्ना जी और सान्वी बाहर सीमेंट से बने हुए बेदी पर बैठ गई। दोनों अब बातें करने लगे। अपनी नानी जी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए सान्वी का मूड भी ठीक हो गई थी। स्थामा जी ने कहा, भले ही तुम्हारे दिल में अपनी मम्मी के लिए एक अभिमान है, पर यकीन करो इसमें उसकी कोई दोष नहीं था। यह मैं ही थी जिसने उसे फोर्स किया था। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई गीले सिब्बे हो तो उसे दूर कर ली। सान्वी ने कुछ नहीं कहा। स्वप्ना जी अब उसे सच्चाई बताने लगी। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो सान्वी नहीं जानती? क्या हो जाता पहले कहा जा रहे हैं गौतम जी और वो लड़की, क्यों दीपा और मंदिरा की उनके फैमिली ने जाने से रोका? कैसी होगी सान्वी की आगे की जिंदगी? CH18 आयरिश ट्विंस। आज आसमान में चांद झलक रहा था। चांद से आती हल्की सी चांदनी में सान्वी का चेहरा और भी दमक रहा था। स्वप्ना जी और सान्वी बाहर सीमेंट से बने हुए बेदी घर बैठ गई। दोनों अब बातें करने लगे। अपनी नानी जी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए सान्वी का मूड भी ठीक हो गई थी। स्वप्ना जी ने कहा, भले ही तुम्हारे दिल में अपनी मन्नी के लिए एक अभिमान है, पर यकीन करो इसमें उसकी कोई दोष नहीं था। यह मैं ही थी जिसने उसे फोर्स किया था। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई गीले सिब्बे हो तो उसे दूर कर लो। सान्वी सुनने लगी, ने कुछ नहीं कहा और स्वप्ना जी की बातें स्वारा जी अब उसे सच्चाई बताने लगी। अब आगे स्वप्ना की ने आगे की बात कंटिन्यू करते हुए बोली, यह सब बातें तुम्हारे जन्म से ही संबंधित है। फ्लैशबैक, जब सान्वी की उम्र सिर्फ 9 में 10 थी तब सान्वी का भाई अनय की जन्म हो गया था। दोनों बच्चों को एक साथ संभालना छाया जी के लिए मुश्किलें साड़ी कर रही थी। ऊपर से घर में कोई बड़ी बुजुर्ग भी नहीं थे जो बच्चों की देख रेख सही सलामत कर सके। सान्वी के पापा भी जॉब करते थे तो उनके लिए भी यह सब हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। इन्हीं सब कारणों के चलते छाया जी के मानसिक तनाव बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ में इफेक्ट पड़ने शुरू हो चुके थे। वैसे ही डिलीवरी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। ऊपर से 2 बच्चों को एक साथ संभालना उनके हेल्थ को भी डिटोरियल करने लगे थे। इन्हीं सब रीजन के कारण स्वप्ना जी ने एक फैसला लिया कि वो सान्वी को अपने पास रखेंगी। उसके बाद अपनी ली हुई फैसले के मुताबिक उन्होंने सान्वी को अपने पास ले आए और उसकी लालन पालन करने लगी। सान्वी को लेकर आने में दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि सान्वी को शुरू से ही पाउडर्ड मिल्क दिया जाने लगा था। प्रेजेंट टाइम सान्वी को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, पर माँ जैसी नानी का प्यार मिल गई थी। पर कहते हैं ना, समय सब कुछ कमियों को बयां करता है। जैसे जैसे सान्वी बड़ी होने लगी, कहीं ना कहीं उसके जिंदगी में माँ की कमी महसूस होने लगी थी, पर यह वो किसी के सामने शेयर नहीं कर पा रही थी, जिस कारण अंदर ही अंदर छाया जी के लिए उसके मन में एक क्षोभ प्रकट हो रही थी। और यही सुप्त क्षोभ आज ज्वालामुखी बनकर फट गई थी, जिससे एक तरफ सान्वी तो दूसरी तरफ छाया जी आहत हो रही थी। स्वप्ना जी ने सान्वी को सारी बातें बता दिया। सान्वी सारी बातें सुनकर एकदम से सुन पड़ गई।
उसके मन में रह रहकर एक ही सवाल आने लगी, क्या मैंने जो अपनी इमोशंस खो दिया, जब वो वापस कभी आएगी। कुछ देर सोचकर खुद से कहा, कभी नहीं, जो समय चला जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी सभी इमोशनल अटैचमेंट नानी जी के साथ जुड़ गए थे, जिस कारण नानी जी से दूर जाना बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और नानी जी के हाल भी कुछ ऐसा ही थे। नानी जी ने कहा, बहुत रात हो गई है, अब चलो सोने चलते हैं, नहीं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगी। कुछ देर बाद अचानक हड़बड़ाते हुए कहती हैं, अहे मैं तो भूल ही गई, कल तो रविवार है, वो तुम्हारी कोई फ्रेंड आने वाली है। नानी जी की बात से सानवी की याद आया और यो खुद से ही बोली, अरो मेरी भी याददाश्त कम होती जा रही है, मुझे याद कैसे नहीं था। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर नानी जी ने कहा, उल्टा पुल्टा सोचते रहोगी तो कैसे याद रहेगा, अब चली, बहुत देर हो गई। दोनों बात खत्म करने के बाद घर आ जाती हैं। आज सानवी अपने कमरे में ना सोकर नानी जी के साथ ही सो रही थी। उसके आंखों से नींद गायब थी। जब उसने करवट बदली तब उसने देखा स्वप्ना जी गहरी नींद में सो गई थी। नानी जी के चेहरे को देखते हुए उसे उनकी कही हुई बातें याद आने लगी। कैसे उन्होंने कहा था सानवी और अनय की एज गैप सिर्फ 9 मंथ्स की थी। कुछ सोचते हुए वो खुद से ही बोल पड़ी, क्या ये सब भी पॉसिबल होता है। अपनी मन के सवालों की उत्तर ढूंढते हुए उसे अचानक याद आया, उसने इस चीज का जिक्र कहीं तो सुना था, पर कहाँ सुना था ये याद नहीं। याद करने की कोशिश करते हुए वो अपनी दिमाग पर जोर डालने लगी। कुछ टाइम बाद उसे याद आया, उस दिन 15 डेज अगो सानवी घर के मोबाइल को छेड़ रही थी, क्योंकि संडे था और टीवी देखकर वो बोर फील कर रही थी। उसने अपने ध्यान को बुक पढ़ने पर कंसंट्रेट की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जब उसकी बोरियत कम नहीं हुई तो वो मोबाइल लेकर बैठ गई और यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखने लगी। एक शॉर्ट्स में ऐसी ही रिलेटेड बातें की जा रही थी। इसे एक टाइप की मेडिकल कंडीशन कहते हैं, जिसमें मां कंसीव करती है और दोनों बच्चों के बीच एज गैप 12 महीने से कम होता है। पहले इसे एक टाइप की ट्विंस ही कहा जाता था, जिसका नाम है आयरिश ट्विंस। अब उसकी पालकें धीरे धीरे भारी होने लगी थी। सोचते सोचते ना जाने उसे कब नींद आ गई, उसे खुद पता नहीं चल पाया। क्या सानवी अपनी मम्मी के साथ अथों से पेश आ पाएगी? उसके दिल में जो गुमार है, क्या वो कभी कम होगी? कौन आने वाली है कल? क्या होगा इनके जिंदगी में? कैसी होगी इनकी फ्रेंडशिप? क्या कोई और आने वाला है सानवी के जिंदगी में? CH-19 घर वापसी सुबह हो गई थी। आसमान के सूरज की झिलमिल रोशनी से भर गई थी। चारों तरफ सूरज ने अपनी स्वर्णाय आभा बिखेर दिया था। सुबह के 7 बजे बज गए थे। सानवी अभी तक सोई हुई थी। रात में उसे नींद देर से आने के कारण उसकी नींद अभी तक नहीं खुली थी। सूरज की रोशनी में उसका मासूम और कोमल सूरत किसी रूपनगरी की राजकुमारी की तरह ही सुंदर लग रहा था, जैसे किसी के सिल्वर छड़ी के स्पर्श से ही उसकी निंद्रा भंग होती है। बिल्कुल उसी तरह जब सूरज की किरणें खिड़की से होकर उसके आंखों में गिरने लगे तब वो कसमसाने लगी। थोड़ी देर बाद आंखों को मलते हुए और उबासी लेते हुए वो उठ के बैठ गई। जब नानी जी ने उसे बेड पर बैठे हुए देखी तब वो उसके पास आती हुई कहती हैं, उठ गई तुम, जाओ फ्रेश हो जाओ। सानवी नींद से जग तो गई थी, पर वो सोच रही थी इतनी देर तक कैसे सो गई। अपने सोच को एक तरफ करके वो सीधा फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद वो अपने स्टीम के हिसाब से पढ़ने के लिए बैठ जाती है। आज संडे था और हर संडे के दिन उसकी ट्यूशन की छुट्टी होती थी। राय का घर। राय अभी तक नींद से नहीं उठी थी। मीनाक्षी जी जितनी बार उसे उठने को बोलते उतनी बार आवाज आती है। सिर्फ 5 मिनट जब उनकी धैर्य ने दम तोड़ दिया तो उन्होंने राय के ब्लैकेट को जो उसने ओढ़े हुए थे उसे खींचकर सोफे पर फेंक देते हैं और यह होते ही राय हड़बड़ाकर उठ जाती है। क्या मम्मी, आज तो सोने दीजिए, छुट्टी है सब। उसने आंखों को मलते हुए अपनी नींद भरी आवाज में कहा। तुम्हें मैंने काल क्या बहा था? मीनाक्षी जी ने राय से सवाल किया। क्या कहा था? उसने कहा। मोनाक्षी जी ने अपना सर पीट लिया। मेरे हेल्प करने के लिए कहा था और उन्होंने जानबूझकर अपनी बात को बीच में छोड़ दिया। और क्या? राय ने फिर से कहा। उसके सवाल सुनकर मीनाक्षी जी इरिटेट हो गई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कैसी लड़की हो तुम, अपने दोस्तों को लेने जाना है भूल गई। हे भगवाना, क्या करूं मैं इस लड़की का? उनके बात को सुनकर राय जो अभी तक नींद के आगोश में थी बेड छोड़कर उठ जाती हैं। राय हड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी तो मीनाक्षी जी ने पीछे से कहा, अरे टॉवल लेती जाओ। राय अपनी मम्मी के हाथ से टॉवल लेकर लगभग दौड़ती हुई वॉशरूम के अंदर घुस गई। दूसरी तरफ वो अनजान लड़की अपने सभी बैग को हाथ में पकड़कर स्टेशन में बैठी हुई थी और ट्रेन के आने की इंतजार कर रही थी। उसके साथ उसके मम्मी, पापा और बड़ा भाई भी था। बी लड़की अपनी मम्मी को पकड़कर एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके साथ उसकी मम्मी जो बहुत दिनों से रोगग्रस्त होने के कारण चेहरा पीला हो गया था।
शरीर शीर्णकाय और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके बड़ा भाई टिकट लेने के लिए और उसके पापा पानी और बाकी के ज़रूरत के सामान लेने के लिए गए थे। गौतम जी जरूरी सामान और पानी की बोतल उस लड़की की तरफ करके कहते हैं, चारू थोड़ा सा पानी पी लो, मैं तब तक तुम्हारे मम्मी को संभालती। बारू गौतम जी के हाथ से सभी सामान लेकर बैग पर रख देती हैं और पानी की बोतल के सील खोलकर पानी पी लेती हैं। फिर अपनी मम्मी की तरफ पानी की बोतल को करीब लाकर कहती हैं, मम्मी आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। गौतम जी अपनी पत्नी को पानी पिला देते हैं। तब तक चारू के बड़ा भाई भी टिकट लेकर आ जाता है। थारू का बड़ा भाई, जिसका नाम मुकेश था, वो आकर चारू को एक बॉक्स देता है और कहता है, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। चारू जब वो बक्सी खोलकर देखती है तो वो खाली था। ये देखकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गुस्से से मुकेश की तरफ घूरते हुए कहती हैं, ये तो खाली है, आप मजाक कर रहे हैं। देखिए ना पापा, ये फिर से मुझे चिढ़ा रहा है, जाओ मैं बात ही नहीं करती। गौतम जी ने चारू की शिकायत सुनकर जब मुकेश की तरफ गुस्से से देखा तो उसके मुंह लटक गए। कहा उसने सोचा था थारू को मजाक करते हुए हंसाएगा, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। उसने अब अपनी से एक केक का पैकेट निकालते हुए सीधा चारू के हाथ पर रख दिया। अचानक ऐसा करने से चारू आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। ये देखकर मुकेश ने कहा, वनीला फ्लेवर का है, तुम्हें पसंद है इसलिए लेकर आया। सुबह से तो तुमने भी कुछ नहीं खाया है, इसे खा लो, ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है। ये सब कहकर तुरंत बाद ही थी उस जगह से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। गौतम जी भी चारू को अपनी मां का ध्यान रखने के लिए बोलकर यहाँ से हट जाते हैं। आधा घंटा बाद स्टेशन के स्पीकर पर अनाउंसमेंट की आवाजें आने सगी, कृपया ध्यान दे, गाड़ी संख्या 1,23,456 आसनसोल से जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। गौतम जी पहले ट्रेन पर चढ़ते हैं, उसके बाद थारू और शोभा जी को चढ़ने में मदद करता है। मुकेश तब तक बर्थ पर बैग्स को ठीक से रख रहा था। 10 मिनट के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होकर अपनी गंतव्य की ओर अग्रसर हो गई। सान्वी का घर 2। छाया जी घर के सभी कामों को करने के बाद अपनी सेंटर के लिए निकल रही थी, तभी उनकी फ़ोन की रिंग बजने लगी। तारांकन, हेलो। छाया जी ने फ़ोन को उठाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की गिल्ट से भरी हुई स्वर में कहने लगी, आखिर कौन है वो जिसने छापा जी को फ़ोन किया है? कौन है चारू? क्या हुआ है शोभा जी को? कहाँ जा रहे हैं सब? राई किसे लेने जाएगी? और क्या होने वाला है सान्वी और उसकी बाकी दोस्तों के जिंदगी में? CH20 पूजा की तैयारी। छाया जी घर के सभी कामों को करने के बाद अपनी सेंटर के लिए निकल रही थी, तभी उनकी फ़ोन की रिंग बजने लगी। हेलो। छाया जी ने फ़ोन को उठाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक लड़की गिल्ट से भरी हुई स्वर में कहने लगी। अब आगे दूसरी तरफ कॉल में आई हुई लड़की की बातें सुनकर छापा जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनकी बातें मुंह में ही रह गई। छाया जी काफ़ी इमोशनल हो गई और उनके आंखों से अनायास ही दी बूंद अनु बह गए। हेलो, सुन रही है आप? फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, सुन पा रही हूँ। थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी है तुम बात को समझ गई, और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना बेटा। जो भी हुआ था उस वक्त हम सब की इच्छा परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी। छाया जी ने अपने भरे हुए स्वर में कहा। सान्वी ने भी एक गहरी सांस ली और फ़ोन रख दी। आज दोनों माँ बेटी के बीच जितने भी मतमुताब थे कुछ हद तक कम हो गई थी। सान्वी ने सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाना ही उचित समझा। आज जब सान्वी अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठी तो उसके सामने उसकी मामू की बेटी तुषा फ़ोन लेकर गेम खेल रही थी। सान्वी ने जब उसके हाथ में फ़ोन देखा तो उसे कल वाली इंसिडेंट याद आई। उसने खुद से ही कहा, कल जो गलती मैंने की उससे माँ भी दुखी हो गई होंगी, एक बार बात कर ही लेती हूँ, क्या पता सब ठीक हो जाए। ये सब सोचते हुए उसने एक बार में ही छाया जी को कॉल लगा देती हैं। छाया जी से बात करने के बाद उसका मुरझा हुआ चेहरा वापस किसी गुलाब की फूल की तरह प्रस्फुटित हो गई। उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और गाने के बोल गुनगुनाने लगी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भभरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल, जरा इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार तू हाय सवार लूं। सान्वी की गाते हुए सुनकर उसकी बड़ी मामी जी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है सानू, आज तो आप बहुत खुश लग रही है। बात ही खुशी की है, सान्वी ने कहा। कैसी बात? मामी जी ने पूछा। वो मेरी एक फ्रेंड आने वाली है आज, इसलिए बहुत खुश हूँ। सान्वी ने मामी जी की पूरी बात नहीं बताई। अच्छा, कब आएगी वो? उन्होंने फिर से सवाल किया। ही सकता है दोपहर के टाइम वो आ जाए, सान्वी ने जवाब दिया। उसके बातों में अनिश्चयता झलक रही थी।
उसके बात को सुनकर पूर्णिमा जी, सान्वी की बड़ी मामी, ने प्यार से कहा, सानू, तुम्हारी दोस्त पहली बार हमारे घर आ रही है, तुम कुछ स्पेशल नहीं करोगी? अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसने कहा। पूर्णिमा जी कुछ सोचने लगी, फिर अचानक कहती हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 अच्छे पकवान तो बना ही सकते हैं, इससे वो भी खुश हो जाएगी। सान्वी ने एक्साइटमेंट से ताली बजाई और कहा, वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। फिर अपनी चाप दिखाकर कहती है, कीप इट अप मामी। उसके इस बात से मामी जी मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली जाती हैं। सान्वी भी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। दूसरी तरफ राय का घर। राय जब तक बाथरूम से निकली तब तक 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया था। इंद्र बाथरूम के बाहर एरिया में गुस्से से चक्कर लगा रहा था। राय ने जब दरवाजा खोला तब इंद्र ने उसे घूरकर देखा। उसके ऐसे देखने से राय ने कहा, क्या हुआ चूहा, ऐसे क्यों देख रहा है, सुबह से कुछ नहीं मिला क्या? राय के ऐसे कहने से इंद्र खिसियाते हुए कहा, बिल्ली, इतना देर कौन लगाता है, अभी मुझे पापा के साथ मिलकर मूर्ति लाने जाना है, जल्दी जाओ, मम्मी तब से बुला रही है। उसके बातों को सुनकर राय को एहसास हुआ, आज सच में बहुत सारे काम है और उसे अपनी मम्मी की हेल्प भी करनी चाहिए। वो अब देर ना करते हुए जल्दी से रेडी होकर अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए चली जाती हैं। उसके जाते ही इंद्र भी नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। किचन में मीनाक्षी जी ने पूरा घर साफ कर लिए थे और माँ मनसा के पूजा में जो भोग लगाए जाते हैं उसी सब की तैयारी कर रही थी। राई को किचन में देखकर ही मीनाक्षी जी ने कहा, तुम सभी 8 कलाई को, मतलब 8 प्रकार के शस्य होते हैं, ठीक से साफ कर दो और एक साफ जगह पर रख दो। राय अपनी मम्मी के कहे अनुसार सभी चीजों को, जैसे चने, मटर, भुट्टा, धान, कुर्थी आदि सभी को साफ करने लगी। उसके बाद मीनाक्षी जी एक खाली साफ जगह पर मिट्टी से एक चूल्हा बनाती हैं और उस चूल्हे पर एक मिट्टी का बर्तन रखकर उसमें बालू डालती हैं। फिर एक एक करके सभी चीजों को भूंजती है। ये सभी बनने के बाद मां मनसा के भोग के लिए प्रयोग होने वाले थे। किचन के सभी काम हो जाने के बाद वो पूजा स्थल को भी सुसज्जित करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ इंद्र और महेंद्र जी माता के मूर्ति लाने के लिए निकलते हैं। ये सब करते हुए राई को काफी समय लग जाते हैं। नित्या का घर। नित्या आज सुबह 7 बजे से उठने के बाद सभी घर के काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन में अपना काफी समय बीता चुकी थी। आज उसका भी ट्यूशन नहीं था। उसकी मम्मी की तबीयत में काफी सुधार आ चुकी थी, पर अभी भी डॉक्टर के उन्हें स्ट्रिक्टली काम करने से मना किया था। जब राधाकांत जी ने नित्या की सुबह से इतना काम करते हुए देखा तो उनके चेहरे में एक चिंता की लकीर खींच गए। उन्होंने खुद से कहा, अगर ऐसी ही नित्या घर के कामों में उलझी रहेगी तो उसके पढ़ाई पर बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। राधाकांत जी ने एक बार के लिए सोचा था कि उनके बड़ी बेटी को यहाँ पर रखेंगे नित्या की मदद के लिए, पर नित्या की बड़ी दीदी अभी प्रेग्नेंट थी, जिस कारण राधाकांत जी का ये योजना भी काम नहीं आई। उन्होंने कामबाई को भी ढूंढने की काफी चेष्टा की, पर आजकल भरोसे के लोग कहाँ मिलते हैं, ये सोचकर उन्होंने कोई खोजबीन नहीं की थी। सब सोच को एक तरफ करते हुए वो भी अब घर के कामों में नित्या की मदद करने लग जाते हैं। मंदिरा का घर। मंदिरा अपनी स्टडी टेबल के चेयर पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसका दिल आज काफी बेचैन हो गई थी। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले रात को जब राय ने मंदिरा को इनवाइट करने के लिए कॉल की थी तब फोन उसके पापा तरुण जी ने उठाए थे। अपनी गंभीर आवाज में तरुण जी राय को कह रहे थे, बोह क्या है, मंदिरा अभी तुम्हारे घर नहीं जा सकती है क्योंकि उसकी बुआ इन 2 दिनों में आने वाली है और वो खासकर मंदिरा से ही मिलने के लिए आ रही है। ऐसे में अगर मंदिरा ही नहीं रहेगी। उन्होंने सस्पेंस के लिए बात को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर राय ने कुछ देर सोचा, फिर थोड़ी रुकते हुए कहने पर, ठीक है अंकल, अगर अभी मंदिरा नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। उसके बाद राय ने अपना फोन रख दिया था। मंदिरा उस वक्त कमरे पर तो नहीं थी, पर खिड़की से उसने ये सारी बात सुनी थी। वो खुद से ही कहने लगी, ये लोग इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है इन्हें जो कहीं पर भी नहीं जाने देते। प्रेजेंट टाइम। अपने माता पिता के झूठ बोलने के कारण और अपनी दोस्त के घर जाने से मना करने के कारण मंदिरा काफी अपसेट हो गई थी। कौन आने वाली है सान्वी के घर? तरुण जी ने राय से क्यों झूठ बोला? क्या चल रहा है उनके दिमाग में?